नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर बात करने का। तो आइए रुक कर लेते हैं पहली खबर का। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं। इसी के साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। नीति आयोग में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो नीति आयोग की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमराज, मैं आपका रुख करूंगी। नीति आयोग की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुबह 10:30 पर यह बैठक शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में जो कल्चरल सेंटर है वहां पर यह बैठक है। चाहे पक्ष के नेताओं की हम बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर विपक्ष की, यानी कि तमाम जो देश के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। शिक्षा की हम बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तमाम जो पहलू को लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, इन सभी पहलू को लेकर बातचीत हो रही है। काफी लंबी ये बैठक है। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा और उसके बाद इस बैठक की क्लोजिंग होगी। और जो जानकारी है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो नहीं पहुंच पाए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और वहीं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले ही बैठक को बाइकआउट कर दिया था। पर जिस तरीके से हम बात करें, काफी लंबी ये बैठक चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री की, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद है। जी बिल्कुल प्रेम, लेकिन ये बैठक अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, तो ये बैठक कैसे खास मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो भविष्य में केंद्र सरकार की प्लानिंग है, उन सभी प्लानिंग को लेकर यहाँ पर मंथन बैठक में किया जा रहा है। और एक समन्वय, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे ये हो कि चाहे विपक्ष के नेता हो, यदि विपक्ष का कोई वहां पे सरकार चला रहा हो, चाहे, क्योंकि इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, तो सभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको तलब किया गया था दिल्ली, और सभी मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद है। ममता बनर्जी खुद इस बैठक में मौजूद है। यानी कि एक केंद्र सरकार की तरफ से पहल है कि समन्वय होकर प्रदेश का विकास किस तरीके से हो, किसानों की आय दुगनी किस तरीके से हो, तमाम जो फसल है उस पर किस तरीके से केंद्र सरकार फोकस करे, शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आ रही है उस पर किस तरीके से बातचीत हो, आगे किस तरीके से बढ़ावा जाए, अर्थव्यवस्था की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सभी पहलू को लेकर एक समन्वय बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा बैठक में, और उसके बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमराज, तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। आपको दूसरी बड़ी खबर बता देते हैं। साइबर सिटी में लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बताते चले, जिला प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए थे, लेकिन बारिश ने सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। लगातार होती बारिश के चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। तो गुरुग्राम में हर बार की तरह आज भी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों में लोगों के पानी घुस गया है। प्रशासन के सारे दावों की पोल इस बारिश ने खोल कर रख दी है। जो दावे, जो वादे किए गए थे, वो दावे सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि हकीकत कुछ और है। तो गुरुग्राम में सुबह से दोपहर तक चली बारिश ने एक बार फिर से वाहनों के पहियों को थाम दिया है। आपको बता दें, गुरुग्राम में बारिश के बाद अक्सर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हर बार इसी तरीके से
जल भराव की समस्या हो जाती है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके चलते वाहनों को रोक दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज ने प्रशासन के और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गुरुग्राम से रेवेन्यू तो काफी जमा करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शहर को राम भरोसे छोड़ देती है। तो गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो जो पहली बार देखने को नहीं मिली है। ऐसी तस्वीरें आपको अक्सर देखने को मिलती होंगी जब जब बारिश होती होगी, क्योंकि प्रशासन जो दावे करता है, जो वादे करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह चुके हैं। किसी भी प्रकार से यहां पर काम नहीं किया गया है, क्योंकि घुटनों तक सड़कों पर पानी भरा है। जरा सोचिए, घुटनों तक पानी भरा है, कैसे लोग आवाजाही कर रहे होंगे, लोगों के घरों में पानी भर गया है। इस जल भराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे, वो इंतजाम सारे खोखले नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात करें कि सड़कें बनती है लेकिन उस पर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। आज आप देखिए गुड़गांव शहर की, आप सड़कों पे निकल जाओ, 10 मिनट बरसात होती है और 10 मिनट के अंदर ही आप देखिए पूरा शहर जो है एक तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। आप किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, ये रौंडा चौक चले जाओ, आप गुड़गांव शहर में चले जाओ, आप किसी और चौराहे पे सोना रोड पे निकल जाओ, आप तो आप कहीं भी जाके देखोगे, आप 15 मिनट की बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है कि ये गुड़गांव शहर है। इनको साइबर सिटी का नाम देते हैं, स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी, इनसे ये पूछो आप 8 साल में इन्होंने कौन सा काम साइट सिटी के लिए किया है जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे स्मार्ट सिटी होती है कि 15-20 मिनट की बारिश में और आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब के उसमें गाड़ियां डूब जाएं, बड़े बड़े ट्रक डूब जाएं, इतना बुरा हाल है। कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। प्रशासन की पोल खुल चुकी है। बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। टोल के रेट को लेकर क्या कहें, क्योंकि आम आदमी बड़ा परेशान है उसको लेकर। मैं कह ही रहा हूं ये बात कि महंगाई के बोझ जो है इन्होंने आम आदमी को दे दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। जल भराव की समस्या हर बार देखने को मिलती है, जब जब बारिश होती है गुरुग्राम की जो स्थिति है वो ऐसी ही देखने को मिलती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुग्राम की सड़कों पर बारिश होने पर पानी ना भरा हो। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब भी बरसात होती है तो गुड़गांव शहर डूबने की स्थिति में आ जाता है। कई दिनों के बाद आज सुबह जो बारिश हुई है उससे एक बार फिर यही हाल हो गया गुड़गांव का, जो 2014-16 में हुआ था। पहले भी गुड़गांव इस तरह से डूब चुका है। और जब गुड़गांव में बरसात हुई थी तो रात भर सड़कों पर लोगों को रह करके सड़कों को रात गुजारनी पड़ी थी। तो उस समय भी जिला प्रशासन ने ये कहा था कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि किसी को भी इस तरह की परेशानी का दोबारा से सामना न करना पड़े। लेकिन वही रात के 3-5 में स्थिति नजर आ रही है। जब भी बरसात होती है प्रशासन लाल दावे करता है। मानसून से पहले भी प्रशासन ने दावे किए थे कि मानसून में कहीं भी जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, पंपों की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन आज कहीं भी सड़कों पर ना तो पंप नजर आए, ना ही कोई पानी निकासी का साधन नजर आ रहा है। लोग परेशान है, वाहनों के पहिए थम चुके हैं। निकलने में लोगों को घरों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल संजय, प्रशासन से आपकी बात हुई होगी। जिस तरीके से जो दावे हर बार करते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी बारिश में, लेकिन हकीकत तो हम इन तस्वीरों में ही देख रहे हैं। कब तक पानी की निकासी होगी? क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे उनकी तरफ से? देखिए, जब बारिश शुरू हुई और दोपहर तक जब तक बारिश लगातार जारी रही, उसके बाद लगातार प्रशासन के अधिकारियों से फोन पर ये संपर्क करने का प्रयास किया कि वो कहाँ पर है, जल निकासी पानी जो भर गया है इलाकों में कैसे निकलेगा, निकासी की क्या प्रबंध है। कोई भी अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। इतना ही फोन तक उठाने को तैयार नहीं हुए। किसी ने भी फोन को नहीं उठाया है जो ये बता सके कि जल पानी जो भर गया है उसका निकासी का क्या साधन है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं, तो किसी तरह से अब को निकाल रहे हैं। लेकिन प्रशासन के अधिकारी ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही इनके कामों पे जू देख रही है। जी
बिल्कुल संजय, जनप्रतिनिधि, विधायक, नेता, किसी से आपकी बात हुई होगी, उनका इस मसले पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि गुरुग्राम की जनता परेशान हो चुकी है इन तस्वीरों को देख देख करके इस जल भराव की समस्या से। देखिए, इससे बताना चाहूंगा कि विधायक से आज तो बात नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि अधिकारी सुनते नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले भी जब बैठक हुई थी तो शीतला कॉलोनी अशोक विहार के लोग उनसे जाकर के मिले थे। उनका साफ कहना था कि अधिकारी सुनते नहीं है, परेशान है, क्या करें। मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके भी कोई खबर लेने को तैयार नहीं है कि किस तरह से पानी की निकासी होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाएंगे कि किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया गया, लेकिन वो अपनी भूमिका कितनी यहाँ पर निभा रहे हैं? उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कितनी आवाज उठाई? उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? विपक्ष जो है वो इसमें नापात्र का रह गया है, कोई विपक्ष सामने नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो अब कुछ विधायक, पूर्व विधायक और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सामने आने लगे हैं और जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अधिकारियों को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन उनका तो ये साफ कहना है कि सरकार उनकी है नहीं, अधिकारी उनकी सुनते नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में है, इसलिए वो भी परेशान है, क्या करे क्या ना करे। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रशासन के जो दावों की पोल खुल चुकी है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, घुटनों तक सड़कों में पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, नेता की बात करते हैं, विधायक की बात करते हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है, प्रशासन फोन नहीं उठाता है। तो आखिरकार ये गुरुग्राम की जनता क्या करे, ये बड़ा सवाल है। आइए बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। साइबर सिटी के डीएलएफ फेज 1 में सीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे फ्लेवर हुक्का बार को बंद करवाया। दरअसल सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लोगों को शराब के साथ साथ फ्लेवर्ड हुक्के भी परोसे जाते हैं, जिसके बाद टीम ने अहाता पर मौजूद व्यक्ति से अहाता चलाने के संबंध में कागजात मांगे। जिसने अहाते की फीस जमा की हुई है, रसीद तो दिखाई, लेकिन फ्लेवर हुक्के के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मौके से हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार किया और 13 हुक्के चुलम सहित बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। अवैध तरीके से जो हुक्का बार चलाया जा रहा था, यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो संचालक है उसे गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ 13 हुक्के जब्त कर लिए गए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, मैं आपका रुख करती हूँ। सीएम फ्लाइंग टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। अवैध तरीके से जो हुक्का बार चलाए जा रहे थे, यहाँ पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इससे बताना चाहूंगा कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को फेज 1 में A1 नाम से एक अहाता है, क्योंकि हुक्का बार भी चला रहा है। जबकि हरियाणा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बावजूद भी ये 24 रुपये चल रहा था। तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक्साइज विभाग और पुलिस के साथ लेकर के एक टीम का गठन किया और संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए A1 हुक्का बार पर जो छापा मारा गया, तो यहाँ 13 हुक्के और तिरम समेत मिले, जो कि फ्लेवर हुक्के के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये एक हुक्के पिलाने के 1000 रुपये कस्टमर से वसूल कर रहे थे, क्योंकि अवैध रूप से जायज नहीं है, नाजायज माना गया है। और पुलिस ने जब इस संयुक्त टीम ने उसे हुक्का बार का लाइसेंस दिखाने की बात करी, तो वो लाइसेंस भी नहीं दिखा सका, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल संजय,
संचालक को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्या और भी लोगों पर कार्रवाई की गई है? क्योंकि अवैध तरीके से हुक्का बार चलाए जा रहे थे, और अगर इस तरीके से एक हुक्का बार पकड़ा गया तो हो सकता है गुरुग्राम में और भी इसी तरीके से और हुक्के बार चलाए जा रहे हो। देखिए, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम थी उसका साफ कहना है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को नहीं करने दिया जाएगा। जहाँ से भी सूचना मिलेगी जरूर कार्रवाई की जाएगी। जैसी भी सूचना मिली है, सूचना मिलने के बाद ही इस पर कार्रवाई की हुई है। और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे हुक्का बार ना जाए, जो कि प्रतिबंध है हरियाणा में। और कहीं अगर सत्ता को मिलता है तो उसकी सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड या पुलिस को दी जाए, नंबर गुप्त रखा जाएगा। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है। हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया गया, इसी के साथ कई हुक्के चिलम भी यहां से बरामद किए गए हैं। आहता संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अवैध तरीके से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था और बिना किसी कागजात के, बिना किसी परमिशन के ये हुक्का बार चल रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है और हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाए तो कई मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत की झोली में डाले हैं। हरियाणा के नवीन ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के ताहिर को हराकर गोल्ड जीता, तो वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने दोनों को बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जो जलवा है वो लगातार बरकरार है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जो जलवा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। गोल्ड लगातार भारत की झोली में गिरते जा रहे हैं। हरियाणा के नवीन विनेश ने गोल्ड जीता है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। उनके उज्जवल भविष्य की यहां पर कामना की गई है। तो नवीन और विनेश ने हरियाणा का नाम, देश का नाम रोशन किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दोनों को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है उन्होंने। नवीन, विनेश ने गोल्ड जीते, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर उनकी तारीफ की है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत का जलवा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों का भी यहां पर जलवा देखने को मिल रहा है। लगातार वो मेडल्स भारत को दिलाते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं नवीन और विनेश की, तो दोनों खिलाड़ियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाते हुए, एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए भारत को गोल्ड दिलाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। एक और गोल्ड भारत के नाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीतू घनघस ने जीता है गोल्ड। बॉक्सिंग में 48 किलो भार वर्ग में जीता है गोल्ड। अमित पंगाल ने भी बॉक्सिंग में मेडल नाम किया। तो आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में नीतू घनघस ने जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता है। पुरुषों के 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता
नीतू और अमित ने दोनों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग में 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता गया। अमित पंघाल ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित और नीतू दोनों ने नाम किया है। सोनीपत के गांव फरमाना की पूजा गहलोत के गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल गांव फरमाना की पूजा गहलोत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पूजा ने स्कॉटलैंड की पहलवान को हरा करके मेडल अपने नाम किया। 25 मार्च 1957 को जन्मी पूजा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई लामपुर नरेला से की थी, जबकि पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की। वहीं जीत के बाद गांव में पहुंचने पर पूजा गहलोत का जमकर स्वागत हुआ है। हमारे को बहुत बड़ी खुशी है। हमारे परिवार का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान उन्होंने दिया है। आरओ पूजा से बात हुई थी, पूजा जो है गोल्ड लेने की इच्छुक थी। आरओ राष्ट्रगान जो है ये मेरे से रह वहां पे बजवाना चाहती थी, लेकिन उसको थोड़ी सी चूक रही। अगले भी कोई भी उसका ऐसा मैच आएगा वो गोल्ड मेडल लेगी। पूजा ने कहा ना कि मैं इसमें देशवासियों से माफी चाहती हूँ, तो हमें भी थोड़ा मतलब अच्छा मतलब वो राष्ट्रीय गान बजवाना चाहती थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम भी सोचते थे भाई राष्ट्रीय गान भारत के लिए बजे। और जो हमारे मनदीप कोच हैं वो तो बिल्कुल, उनका तो कहना ही क्या जी, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है पूजा पर, शायद वो कांसे से उतना खुश नहीं होंगे, परंतु उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। सोनीपत जिले के गांव नहरी के पहलवान रवि धैया की कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रामीणों में घर में खुशी का माहौल है। रवि के पिता राकेश का कहना है कि रवि ने बचपन से ही कुश्ती में काफी मेहनत करनी शुरू की और गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने देश का ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप भी आ जाओ जी। बहुत खुशी का वो है, मौका है और सभी का योगदान है, गांव का, उनके गुरुओं का, उनको पुत्रा का। अभी बहुत खुशी का मौका है, परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। इससे पहले भी मेडल जीते थे? हाँ, इससे पहले जीते थे। सभी का आवाज निकला थी पूरे देशवासियों के, अब भाई ये पूरा गोल्ड मेडल लिया हुआ 24 में भी, और अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाएगा। और वहाँ थोड़ी चूक रह गई थी, ओलंपिक में वहाँ रजत पदक आया। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली के विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। विनेश फोगाट की मां प्रेमलता ने विनेश को जीत की बधाई दी। विनेश ने चोट के कारण ओलंपिक में मेडल नहीं जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने सपना पूरा कर दिया है। बेटी का ओलंपिक में चोट लगी, मेरा बहुत दुख आया था। आज बेटी ने मेरी शांति भीतर की पूरी कर दी है। 3 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है बेटी ने। एक तरफा फाइल मारे उसने, सरूजा टाका ही। बहुत बढ़िया कुश्ती दिखाई बेटी ने। देश देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, ग्वाड़ देख रहे हैं, बहुत दुनिया के का ये ध्यान था बेटी छोरी गोल्ड को दावेदार से ये ले आवेगी। गीता ने, बबीता ने, विनेश ने, भाई बहुत अच्छा। उसने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, तो सभी को बहुत खुशी है कि उसने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। देश को उम्मीद तो हर खिलाड़ी से होती है और खिलाड़ी अपनी 100% देने के लिए भी किसी भी गेम में जाता है। और खुशी है कि उसने वो काम किया है कि देश की उम्मीदें के ऊपर खरी उतरी है और आगे भी वो देश के लिए मेडल लाती रहेगी। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये कॉमनवेल्थ गेम बहुत ज़रूरी थे और उसने जिस तरह से उसने कुश्ती लड़ी है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से, उसकी अच्छी प्रैक्टिस से और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उसने कनाडियन नाइजीरिया खिलाड़ियों के एक तरफा हराया है। कुमार बलाली, हमारी बहन विनेश ने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, उससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम आशा करते हैं कि 2024 में पेरिस में भी
ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और हमारी बहन के गांव और गोहांड के जहां बधाई देने वालों का यहाँ तांता लगा हुआ है, मिठाई बांट रहे और खुशी मना रहे हैं। और ऐसी पहलवान विनेश जिसकी इतनी चोट लगने के बाद भी जो आज देश का नाम रोशन कर रही है, इससे और पहलवानों ने प्रेरणा लेना चाहिए और भविष्य में हम आशा करते हैं कि 2024 में देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी शहर को मुक्केबाजों का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। भिवानी की महिला मुक्केबाज जैस्मीन ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत करके एक बार फिर से मिनी क्यूबा का नाम रोशन कर दिया है। लाइट वेट मुक्केबाज जैस्मीन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को 4-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि जैस्मीन सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की खिलाड़ी रिचर्डसन से मामूली अंतर में हार गई। जैस्मीन की सफलता से उनके पूरे परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी है, बेटी जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, लेकिन हम आस गोल्ड मेडल पे लगा रहे थे, वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ब्रॉन्ज में भी हम संतुष्ट हैं। चलो उसको ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, अब शुरुआत है और आगे कोशिश करेगी और गोल्ड मेडल भी लेके आएगी। अच्छा, खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।